गुड इवनिंग ऑल बेटा, आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। टेस्ट कैसा हुआ था अभी तुम्हारा? लास्ट जो हुआ है अभी, फोर्थ वाला, कैसा हुआ? कुछ प्रोग्रेस है? ठीक हो गया। मतलब प्रोग्रेस हो रही है या और खराब हो रहा है पेपर? है भाई, प्रोग्रेस हो रही है, निकल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कोई भी हाँ नहीं कर रहा है। पेपर डिस्कशन करें? Yes. अच्छा, पेपर डिस्कस करते हैं। और प्लस मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लोकस वाले हो गए या नॉर्मल जो हो गए क्वेश्चंस, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन लाइक बीच बीच में कराता रहूँगा मैं, ताकि तुम्हारा टॉपिक ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है सभी के पास अभी भी? No. ठीक है, ओपन करूँ? यस सर। स्क्रीन पे ओपन कर दूँ? फर्स्ट क्वेश्चन भाई कितनों का हो गया था सॉल्व? सर डीएस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहा था भाई? डी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। इसमें करना क्या था भाई, जिन्होंने नहीं करा है? करना क्या था, हिंट दे रहा हूँ, देखो क्या करना है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि पी का आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालो अगर क्या आएगा, क्योंकि पी का ट्रांसपोज लिखा होता है, अगर पी का ट्रांसपोज लिख लेना, पी के ट्रांसपोज को पी से मल्टीप्लाई करना है करी, और क्या आएगा सॉल्व करके, क्या आया था अभी किसी ने करा ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि P और P का ट्रांसपोज भाई आपस में एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है ना। मतलब P ट्रांसपोज जो है वो P इनवर्स ही है ना, तभी ऐसा होगा। ये ठीक है। अब सॉल्व क्या करना था हमें? हमें सॉल्व करनी इसकी वैल्यू, और एक और चीज दे रखी थी, Q किसके इक्वल दिया हुआ था? P ट्रांसपोज AP के इक्वल दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमें? P Q की पावर बोलिए 2010। अब जब इतनी बड़ी पावर होती है ना, एक हिंट ले लो कि जब भी ऐसे कुछ मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा बड़ी पावर आ जाए तो सोच लेना 2-3 पावर निकालकर वो समझ में आ जाता है कि यहाँ भी कुछ पैटर्न बन रहा होगा। इतनी पावर लाइक सॉल्व करने का मतलब ही नहीं, मतलब कुछ पैटर्न बन रहा होगा। पर वो समझने से पहले हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि P का ट्रांसपोज इनटू P करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो फिर P का जो ट्रांसपोज है वो ही P इनवर्स है हमारा। ठीक है। अच्छा, A हमें दिया हुआ था और निकालना है P टाइम्स Q की पावर 2010 इंटू में P का ट्रांसपोज। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करा, Q का स्क्वायर निकाला भाई Q की पावर 2010 तक पहुंचना है, तो पहले Q का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। तो Q का स्क्वायर आप क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे P का ट्रांसपोज ए पी इंटू में दोबारा P का ट्रांसपोज ए पी, है ना। ये ठीक है भाई। ऐसा लिखते ही क्या बन गया हमारा? P का ट्रांसपोज ए पी का ट्रांसपोज ए पी सॉरी। अब एक चीज नोटिस करो, ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं P इंटू पी का ट्रांसपोज, ये तो हमारा क्या बन गया भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, आए। तो क्या बचेगा? P का ट्रांसपोज बचेगा, A बचेगा, और अच्छा A इंटू ए कितना हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज बीच में I आ गया। I इंटू कुछ भी कर लो वही रहता है, तो I तो हटा ही दो, A का स्क्वायर P। ये ठीक है भाई, ये सभी को आया समझ में? यस। अब पैटर्न बनेगा, मतलब आप क्या करोगे, अगर Q का क्यूब और निकालो, क्योंकि ऐसा हो सकता है बाई चांस ऐसा हो कि भाई Q का स्क्वायर करा और ये आ गया। ऐसा भी हो सकता था कि भाई अब Q का अगर क्यूब करेंगे तो शायद ये नहीं आएगा, पर ये और एक बार और करके देख लो सेम वैसी। मतलब ये जो आंसर आया इसी को दोबारा पी टी ए पी से मल्टीप्लाई करके देख लो, फिर दोबारा वही आएगा क्या? P का ट्रांसपोज A क्यूब P। तो इसका मतलब पैटर्न बन गया भाई ये।
कि Q की पावर 2010 क्या आएगी, PT A की पावर 2010 इंटू में P आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये क्लियर हो गया भाई? यस सर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, अब आपको निकालना है P टाइम्स Q की पावर 2010 इंटू में P का ट्रांसपोज। तो वैल्यूज पुट कर दो, P एज इट इज, Q की पावर 2010 की वैल्यू आएगी P ट्रांसपोज A की पावर 2010 इंटू में P, और बाहर चल रहा है P का ट्रांसपोज। फिर आपने नोटिस करा जब वो थोड़ा सा ब्रैकेट हटाओगे, ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2010, और ये लास्ट वाले भी क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यानी कि A की पावर 2010 ही बचेगा। अब A कितना दिया हुआ था, A दिया हुआ था ये कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, आई और आई। तो अब A की पावर 2010 इवैल्यूएट कर दी, तो ये भी पक्का पैटर्न बनेगा। किसी ने निकाला था A स्क्वायर कितना है, आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। क्या क्या था, अच्छा ऐसे आ गया था, आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि A की पावर 2010 अगर निकालेंगे तो I की पावर 2010 0 0 आई की पावर 2010। आई तुम्हें पता है कौन सा इमेजिन नंबर है, आई की पावर 4 तुम्हें पता है 1 होती है। अगर आई की पावर 4n+3 है तो आई क्यूब यानी कि माइनस आई आएगा। आई की पावर 4n+2 है तो आई स्क्वायर यानी कि -1 आएगा, और आई की पावर 4n+1 है तो आई आएगा। तो 2010 पूरा 4 से डिवाइड तो नहीं होगा भी, है ना। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 2 बचेगा। तो 2 बच रहा है तो फिर ये बन जाएगा -1, यानी हमारा आंसर आएगा -1 0 0 -1। माइनस साइन अगर कॉमन ले लूँ तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन गया ना, ऑप्शन था डी ऑप्शन। ठीक है भाई, डी क्लियर है सभी को, आया भी समझ में? यस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये अभी छोड़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। नेक्स्ट बताओ अभी सीक्वेंस सीरीज वाला हो गया था, सीक्वेंस सीरीज ये हो गया था, करें डिस्कस वाला भी। यस। क्या आया था, किसी का आंसर आया था सॉल्व करके, कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ये सॉल्व भी नहीं हुआ। ओके, क्या दिया हुआ है, हमें सीरीज दे रखी है भाई। पहले इसकी एनेटम बताओ जल्दी से देख कर भी, एनेटम तो बता सकते हो, एनेटम क्या आ रही है इसकी 5 7 9 11 क्या है, एपी है, हाँ अभी दो का डिफरेंस है। क्या आएगा एपी का एनेटम, 5 + n-1 इंटू बी, क्या आएगा 2n +5 -2 हो जाएगा +3, और मल्टीप्लाई में तो 1 ही है ऊपर, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या चल रहा है 1, देखो ऐसे चल रहा है 1 2 3, ये एक एपी है n, फिर 2 3 4 ये एक एपी है n+1, और 3 की पावर 1, 3 की पावर स्क्वायर, 3 की क्यूब, ये 3 की पावर क्या लिख दूँ, n लिख दूँ, बोलो ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है भाई। यस। तो ये मेरी एनेट टर्म आ गई, कम से कम एनेट टर्म तो पता लगे। अब इसको आपको स्प्लिट करना है, क्योंकि देखो ना तो ये डायरेक्टली एपी है, ना पूरी जीपी है, ना ही कोई वैसे वाला अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि भाई और डिवाइड में भी आ रही है बहुत सारी टर्म्स, है ना। तो डायरेक्टली तो नहीं बता सकते। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो पक्का कुछ ना कुछ मैंने बताया था क्या, अच्छा आंसर देखो, आंसर देखकर ही समझ में आ जाता है। ये तो कैंसिलेशन वाली सीरीज बनेगी, कैंसिलेशन वाली मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, या तो सेकंड टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, कुछ ऐसा होगा। तो कैंसिलेशन वाला सीरीज बनाने के लिए पहले तो स्प्लिट करना पड़ेगा इसे। कोमल इसका आंसर बता रहे हो आप, ए ऑप्शन इसी वाले का, चेक करते हैं। देखो क्या होगा, पहले स्प्लिट कैसे करोगे भाई इसे, स्प्लिट करने के लिए हमने नोटिस करा कि भाई 2n के नीचे पूरा लिख दूं। अच्छा देखो, हमने नीचे वाले फैक्टर को देखा, नीचे वाले फैक्टर को नोटिस करा कि नीचे वाला फैक्टर जो है उसमें n+1 आ रहा है भाई। तो सिंप्लीफाई अगर करना है तो भाई 2n+2 और +1 अलग से लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा 2n+2 में से 2 कॉमन लेकर n+1 लिखा जा सकता है। तो एक बार इसके नीचे लिख देते हैं पूरा का पूरा, हमारा नीचे n+1 था, सॉरी मैंने n+2 लिख दिया, नीचे n+1 हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया भाई, दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से क्या हुआ, ये वाला तो कट गया, कितना आ गया
एक काम करो 1/3 का एन भी बाहर ही ले लो, ये तो जीपी मतलब जीपी में आएंगे टर्म्स, उनको बाहर ले लो, क्या बचेगा 2 के नीचे एन बचेगा और 1 के नीचे एन और एन प्लस 1। अब किसी को याद आ रहा हो पार्शियल फ्रैक्शन में इसका स्प्लिटिंग कैसे करते थे, याद आ रहा है भाई 2/n में तो नीचे एक लीनियर फैक्टर ही है, इसमें तो दो हैं n और n प्लस 1, तो जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम अलग करते थे, याद आ रहा है a के नीचे n मानेंगे b के नीचे n प्लस 1 मानेंगे, तो डायरेक्टली बताएगा कि क्या आ रहा था इसका। n+1 और -1। बिल्कुल ठीक है भाई, एक अच्छा n पहले आएगा या n प्लस 1 पहले आएगा, n+1 n प्लस 1 पहले आएगा नहीं, न्यूमरेटर में बोल रहा हूँ सर। अच्छा 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 एक सेकंड, ये ठीक है भाई, एलसीएम लेंगे n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 1 माइनस n करेंगे 1 बचेगा, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया 3/n माइनस 1/n प्लस 1, यहाँ तक ठीक है भाई, ठीक है, एन टर्म की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इसका समेशन करना है भाई, 3 की पावर जो n है बाहर लिखिए, उसका तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो एज इट इज ही रहेगा शायद, हम अंदर वालों का सॉल्व कर लेते हैं पहले, या अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चलो ऐसे लिख लो, क्या लिख दो इसे 3 के साथ लिख देता हूँ n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 के नीचे 3 की और n इंटू एन प्लस 1, ठीक है भाई, ये क्लियर है। अब बताओ पहली टर्म क्या आएगी इसकी, अगर हम समेशन कर दें, ये ऐसा आ गया हमारा समेशन, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कहाँ से कहाँ तक है भाई, एन टर्म्स हैं, इन्फिनिटी नहीं एन टर्म्स हैं, यानी 1 से स्टार्ट होगा एन तक जाएगा, तो ये समेशन है हमारा, इसका समेशन चलेगा एन 1 से लेकर एन तक। चलो बताओ फर्स्ट टर्म क्या लिखूं, क्या आएगी भाई फर्स्ट टर्म, बोलो भाई क्या आएगा, 3 के नीचे क्या लिख दूं, 3 के नीचे 1, 3 की और 1 है ना मल्टीप्लाई में, माइनस 1 के नीचे 3 की पावर 1 इंटू में 2, ठीक है, फिर प्लस में क्या आएगा, 3 के नीचे 2 आएगा 3 स्क्वायर, और आगे माइनस का 1 के नीचे आएगा 3 का स्क्वायर इंटू में 3, ठीक है भाई, एक टर्म और लिख लेता हूँ, चलो 3 के नीचे आएगा 3 इंटू 3 का क्यूब, माइनस 1 के नीचे आएगा 3 के और 3 इंटू में 4, और लास्ट टर्म क्या आएगी ऐसे, यही आएगी लास्ट टर्म, तो 3 के एन इंटू एन माइनस 1/3 के एन इंटू में एन प्लस 1, एन टर्म्स है ना, किसी को समझ में आया कैंसिलेशन हो रहा है भाई, टर्म्स क्या क्या कैंसिल हो रही है, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैं, बताओ भाई टर्म्स कैंसिल हो रही है नहीं हो रही, सर जैसे वो 3/2 × 3² है ना, तो एक 3 कट जाएगा, फिर वो 1/3 × 6। अरे हाँ भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, ये वाला और ये वाला तो कट ही रहा है ना, हाँ तो ये क्या बचेगा 1/2 × 3, हाँ तो ये वाली टर्म कट रही है ना, ये वाली और ये वाली कट रही है, कटा क्यों नहीं? ये कट गए, फिर ऐसे ही आपका तो यहाँ पर एक तरह से स्क्वायर है और ये कट गया 3, तो ये वाले भी कट जाएंगे, यहाँ तो ऑल्टरनेट टर्म्स कट रही है अभी, तो ऑल्टरनेट टर्म्स कट रही है, तो पहली वाली टर्म बच जाएगी और लास्ट में से लास्ट वाली टर्म बचेगी, राइट, क्या आंसर आया 3/3 यानी कि 1 माइनस 1/3 के और एन एन प्लस 1, एन को तो एन ही रखना पड़ेगा, तो आंसर आ रहा है 1 माइनस 3 के और एन इंटू एन प्लस 1, एन गिवन नहीं है तो एज इट इज छोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर पहला ये लिखा हुआ है 1 3n n प्लस 1, हाँ भाई ठीक है, क्लियर है सभी को, यस चलो भाई क्लियर होगा सभी को, ठीक है, तो मतलब जब भी ऐसी सीरीज बने भाई ध्यान रखो कैंसिलेशन वाला ही बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा सा सेपरेट करना है, मतलब ब्रेक करके टर्म्स लिखनी अलग अलग और सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा, मतलब ये एन टर्म तक पहुंचना था तुम्हें, एन टर्म के बाद तो डायरेक्टली आंसर आ गया, ये तो मैंने समझाया नहीं, तो देखकर भी कई बार पता लग जाता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, तो आंसर यही आएगा, वैसे ऑप्शन को देखकर भी पता लग रहा था क्योंकि सिर्फ 2 ही टर्म लिखी हुई थी, 1 और साथ में एक और टर्म, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि लास्ट टर्म लिखी हुई है और शायद पहली टर्म सॉल्व करके बना रही होगी, इसलिए ऐसा लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये किसने करा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, करा किसने, किसने करा था भाई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन, चलो अलग से लिख के बताता हूँ, कराता हूँ कैसे होगा, देखो
ध्यान से देखना, जो अभी तक बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में वही सब यूज होगा इसमें। आर्गुमेंट सभी को पता है क्या होता है, मॉडुलस पता है। तो इसमें बोला था लोकस ऑफ z बताना है इफ आर्गुमेंट z माइनस 1 प्लस आई इज इक्वल टू दिया हुआ है, दो दिए मैं आंसर, क्या दिए मैं 3π/4 या फिर -π/4 इफ इसमें दिया हुआ है मॉड z जब लेस देन इक्वल टू है मॉड z माइनस 2 के, और इसमें दिया हुआ है मॉड z जब ग्रेटर देन मॉड z माइनस 2 के। ठीक है, तो सबसे पहले z अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई x प्लस आई वाई, तो पहली वाली जो कंडीशन कह रहा है वो कह रहा है, पहली वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ले रहा हूँ, मॉड z लेस देन इक्वल टू जब मॉड z माइनस 2 के इक्वल, लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। मॉड z की वैल्यू क्या होती है भाई, √x² + y²। ये आप कह रहे हो रूट किसके इक्वल आएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तो क्लियर है। अब रूट मुझे पता है कि भाई यार ये जो लाइक रूट है वो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, जो भी देगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + y², ये भी लेस देन इक्वल टू रहेगा क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करोगे तो भाई y² कट गया, तो क्या आएगा आंसर, x² लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x या तो लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 2। तो भाई ये क्या आ गया, इसमें तो x गायब ही हो गया, तो यहाँ से तो कंडीशन आएगी नहीं, इसी से आएगी कंडीशन, क्या आएगी, 2x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मतलब जो पहली वाली बात लिखी हुई है उसको ऐसे सोच लो, यही लिखा हुआ है, x क्या कह रहा है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है बात समझ में? ठीक है, मतलब उसने जो सिचुएशन दी हुई है उसको हमें इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि उसको देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मॉड z लेस देन इक्वल टू z माइनस 2 का मॉड, तो वो समझ नहीं आ रहा, उसको सॉल्व कर लिया और निकाल लिया कि उसका मीनिंग ये है। दूसरी वाली बात का मीनिंग निकालेगा कोई जल्दी से, क्या आएगा, इसमें अब ग्रेटर लिखा हुआ है, अब क्या आएगा भाई, साइन ही उल्टा है, बाकी तो सेम है, तो क्या आएगा इसमें, x ग्रेटर, इसमें क्या आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसमें क्या आएगा फिर, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन है ना। यस एक गड़बड़ कर दी भाई मैंने, क्या गड़बड़ करी, नोटिस करा किसने, गड़बड़ करी है नहीं करी भाई, कुछ x आ गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ठीक है, तो उसका दूसरे का फिर क्या आ जाएगा भाई, x लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्गुमेंट z माइनस 1 प्लस आई, भाई 1 प्लस आई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस का वो कह रहा है आर्गुमेंट जो है वो किसके इक्वल है, या तो 3π/4 या फिर -π/4। तो अब आपको पता है कि लाइक जब हम ओरिएंटेशन लेते हैं, z का आर्गुमेंट मैं मान लेता हूँ थीटा है, ठीक है, तो फिर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसमें से माइनस किया 1 प्लस आई, तो तुम्हें ये तो पता होगा कि z माइनस, इसका मीनिंग क्या है, जब z माइनस हम करते हैं 1 प्लस आई, तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई, एक ऐसा वेक्टर ले रहे हैं जो किसकी डायरेक्शन में, कहां से कहां जा रहा है वो, 1 प्लस आई का मतलब 1 1 हो गया ना भाई, इसका जो पॉइंट होगा वो तो 1 1 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 1, इस पॉइंट से कहां जाना है, z की तरफ जाना है, राइट, ये क्लियर है। अब इस पॉइंट से z की तरफ जाना है, कितने एंगल पे जाना है, कितने एंगल पे जाना है हमें, अच्छा ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, ये इनिशियल पॉइंट होगा या फाइनल पॉइंट होगा, पहले तो ये बताओ भाई, यहां से जाना है कहां तक, z तक जाना है। अब z जो होगा वो कहीं भी हो सकता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है कि z जो लेना है वो ऐसे लेना है कि इनका जो आर्गुमेंट आए वो क्या है, 3π/4 हो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और अगर x लेस देन 1 है तो -π/4 हो। तो -π/4 पहले बता दो कहाँ होता है एंगल, -π/4 अगर मैं बनाऊंगा, पहले मैं ऑरिजिन से बना देता हूँ भाई, मुझे ऊपर वाले से नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनाना है, तो मैंने ऑरिजिन से बना दिया ऐसे, ये रहा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो जब मैंने बनाया कि x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू कह रहा हूँ, जब एंगल लिया मैंने -π/4, ये एंगल जो मैंने पॉजिटिव लिखा भी ये नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे क्लॉकवाइज लिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तुम्हें याद होगा। तो इसी पॉइंट को उठाकर क्या करो, इसी को उठाकर मतलब इस वेक्टर को कट करो, सेम डायरेक्शन में, कहां पे ले जाओ इसे,
एक सेकंड, इसको हटा के यहाँ लगा दो इनिशियल पॉइंट पे, तो कुछ ऐसा आएगा ना, ये ठीक है भाई? यस सभी को समझ में आया क्यों बनाया भाई, कैसे बनाया? ठीक है, यस सर। तो हमने एंगल इस तरह से ले लिया। अब अगर हम लेते हैं 3π/4, 3π/4 बताएगा कोई कैसे बनेगा? 3π/4 कैसे बनेगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड पाई क्वाड्रेंट होगा भाई। क्योंकि 3π/4 हो गया भाई, पाई माइनस π/4, ठीक है, तो पाई माइनस π/4 कुछ ऐसा बनेगा फिर, है ना? ये ठीक है, यस तो सर। ये एंगल होता है 3π/4। अब इसको भी उठा लो यहाँ से, इसको उठा के कट करके, मतलब हटा के यहाँ से इसी डायरेक्शन में यहाँ लगा दो 1 1 पे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट 1 1 रखना है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है? बेसिकली 1 1 पॉइंट से लोकस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा। मतलब z जो है तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, तो दो रे पर हो सकता है, या तो नीचे वाली रे पर या ऊपर वाली रे पर। क्लियर है? यस। अच्छा, मुझे कोई बताएगा ये जो z है वो क्या 1 1 पे भी हो सकता है? मतलब इस ऊपर वाली रे पे होगा या नीचे वाली रे पे होगा, लेकिन क्या 1 1 पे भी हो सकता है? 1 1 को इंक्लूड करें या नहीं करें? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर 1 1 पे हो गया तो ना तो एंगल -π/4 बोल पाएंगे, ना ही 3π/4, तो सेम हो जाएगा और 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो दोनों के बीच में लाइक वो ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या थे हमारे? क्वेश्चन ऑप्शन थे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 0, 2 0 से पास हो रही है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना क्या आएगा? एंगल कितना है भाई? π/4 था। हाँ बोलो बेटा। सर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब होना चाहिए 3π/4। अच्छा, उल्टा आ गया क्या हमारा? एक सेकंड 3π/4 जब था, जब हमारा कंडीशन क्या थी? mod z लेस देन इक्वल टू था mod z -2, तो x² + y² लेस देन इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर प्लस y², x लेस देन इक्वल टू x -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -x + 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 3π/4 के लिए कंडीशन आ रही है जब x क्या है? अच्छा, उल्टा आ रहा है हमारा। हाँ, ये वाला हमारा 3π/4 वाला था ना, तो और ये था हमारा -π/4, है ना? ये था ना भाई? यस। तो 3π/4 में x जो होगा 1 से भाई पीछे चला गया, तो उल्टा हो गया क्या? अच्छा, दूसरे पे निकालने को सॉल्व करके क्या आएगा? x² + y² ग्रेटर देन, आप कह रहे हो x -2 का होल स्क्वायर, y² x ग्रेटर देन x -2, ये तो आएगा नहीं, तो फिर आएगा x लेस देन -x + 2। यहाँ से आ रहा है 2x लेस देन 2, x आ रहा है लेस देन 1, तो x लेस देन 1 में आ रहा है माइनस वाला π/4, जबकि उल्टा हो रहा है ना। क्वेश्चन में कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, साइन की मेरे ख्याल से ना उल्टा लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो तब आ रही है जब x ग्रेटर देन 1 है, और ये वाला आ रहा है जब x लेस देन इक्वल टू 1 है ना भाई। ठीक है, हाँ, तो उल्टा हो गया वो, मेरे ख्याल से साइन मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो फिर क्या आ रहा है हमारा इनमें से भाई? हमने कहा कि लाइन तो नहीं आ रही है, तो क्लियर है सभी को? स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती क्योंकि वो वाला पॉइंट जो है 1 1 इंक्लूडेड नहीं है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट वाला भी लाइन नहीं है, पासिंग थ्रू लाइन सेगमेंट अ सेट ऑफ 2 रेज, ये ठीक है भाई? डी वाला ऑप्शन, सेट ऑफ 2 रेज मतलब जो पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट 1 1 उससे नीचे वाली रेज आ रही होगी या ऊपर जा रही होगी, वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? यस। आए सभी को समझ में? ठीक है, सर 1 1 इंक्लूड जो करेंगे क्योंकि उन्होंने कंडीशन में इक्वल टू तो लगाया है। कंडीशन में हमें क्या दे रखा था? 3π/4 में मतलब लेस देन इक्वल टू जो आ रहा है हमारा, जिसमें लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ ना लेकिन यार, z -1 + i, भाई ये दोनों वेक्टर अगर कोइंसाइड कर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर तो z ऐसा नहीं हो गया, फिर तो ओरिजिन से देखा जाएगा ना अगर कोइंसाइड कर गया तो। बात समझ में आया?
फिर तो आर्गुमेंट क्या हो गया तुम्हारा? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर तुम कह रहे हो z इक्वल टू क्या हो जाए, 1 प्लस आई हो जाए ना, ये कह रहे हो ना? यस यही कह रहे हो ना? मुझे एक चीज बताओ, फिर तो एक पॉइंट नहीं बन गया ये, है ना? पॉइंट बन गया ना? किसी एक पॉइंट का आर्गुमेंट फिर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? फिर तो ओरिजिन से देखा जाएगा ना उसको, है भाई? पॉइंट का फिर, और हमें कहाँ से देखेंगे हम? ओरिजिन से देखेंगे, तो फिर 3 पाई बाई 4, फिर उल्टा ही फिर 3 पाई 4 आ जाएगा। सोचो, अगर ये 1 1 है पॉइंट, अगर कोइंसाइड करके दोनों के दोनों, हम कह रहे हैं कि z की वैल्यू b किसके इक्वल है भाई? 1 1 के ही इक्वल आ जाएगा। तो फिर तो आर्गुमेंट z, अच्छा एक गड़बड़ होगी ना भाई, देखो क्यों नहीं लेंगे, देखो सुनो, अगर आप कह रहे हो z इक्वल टू, अगर z इक्वल टू 1 प्लस आई हो जाए, तो फिर तो ये आर्गुमेंट 0 नहीं हो गया भाई? आर्गुमेंट क्या हो गया भाई? 0 हो गया ना? 0 यानी कि 0 प्लस 0 है, इसका आर्गुमेंट होता है भाई? डिफाइन करते हैं इसका, ये नॉट डिफाइंड होता है? नॉट। हाँ, तो समझ में आया क्यों नहीं लेंगे भाई? ये वाला पॉइंट तो इंक्लूड करते ही नहीं कभी भी, ऑरिजिन से लेते हैं ना। नहीं तो एंगल कैसे बताओगे, आर्गुमेंट कैसे बताओगे? अगर आपने ऑरिजिन पे ही पॉइंट ले लिया, हम आर्गुमेंट कैसे बताते हैं? अगर यहाँ पर z होता है तो हम कह देते हैं ये है भैया ना, ये वाला एंगल है। यहाँ होता है तो कह देते हैं ये वाला एंगल है। नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो ऐसे बोल देते हैं थीटा है। लेकिन अगर आपने ओरिजिन पे ही ले लिया पॉइंट, तो समझ में आ रहा है आर्गुमेंट डिफाइंड ही नहीं है वहां पे, ठीक है? यस सर। इसलिए नहीं आएगा, समझ में आया? Yes. इसलिए ये वाला पॉइंट हमने इंक्लूड 1 1 नहीं करा कि z जो होगा 1 1 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर z को 1 1 ले लिया फिर तो यानी कि 1 प्लस आई ले लिया तो आर्गुमेंट 0 आ गया, और आर्गुमेंट 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता। क्लियर हो गया सभी को? तो सेट ऑफ क्या आएगा ऑप्शन हमारा? सेट ऑफ 2 रेज आएगा। क्लियर है सभी को? डी ऑप्शन, यस ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये सभी का हो गया तो जल्दी से बताओ फिफ्थ क्वेश्चन। वेक्टर 3D तो अच्छी तरह से कराया भाई। डीएक्स का आंसर तो याद नहीं आ रहा मुझे, क्या कितना आ रहा था भाई? D. शायद सी लगा रहा है। सी आ रहा था, बाकी सभी का भी आ रहा था क्या सी? Yes. Yes. यस ठीक है, ओके। सिक्स किस किस का हो गया था? सिक्स थोड़ा सा अनयूजुअल है, मतलब ऐसे पूछते नहीं है पेपर में, बट सिक्स आया किसी को समझ में? क्या करना है? सर मैंने नहीं किया। और किसी ने भी करा हो तो बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं कराऊं? कराना पड़ेगा, वैसे इजी है, बट तुम्हें लग रहा होगा यार कोई फॉर्मूला कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लाइन प्लेन क्या लिंक है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? यस हाँ समझ गया, थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है तो सारे ट्रिक हो गए होंगे इसमें, क्या कह रही। अच्छा एक चीज सोचो, क्या दिया हुआ है भाई? हमें दे रखा था 2x दिया हुआ था, माइनस ए माइनस बी माइनस 1, बी दे रखा है, सॉरी वाई दे रखा है माइनस ए माइनस 4b माइनस 2, और z दे रखा था भाई 4z दिया हुआ है, और y कितना था? y y। अच्छा 4z दे रखा था 3a माइनस का 6b। तो मुझे एक चीज बताओ, x y z ये तीन चीजें आ रही हैं, और वो कह रहा है कि एक पॉइंट है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब पॉइंट को किसी एक लाइन पे भी लिया जा सकता है और प्लेन पे भी लिया जा सकता है। मतलब अगर मुझे कोई कह रहा है कि क्यू पॉइंट का डिस्टेंस पी से निकालो, तो क्यू पॉइंट का डिस्टेंस पी पॉइंट से मैं तब निकाल पाऊंगा जब या तो पी पॉइंट एग्जैक्टली पता होता, वो तो ए बी की टर्म्स में। अब ए बी की टर्म्स में, लेकिन जो आंसर है उसमें तो भाई ए बी की टर्म्स में कुछ नहीं है, तो सारे प्रॉपर आंसर गिवन है। तो इस पी पॉइंट को पहले तुम्हें ऐसे सोचना है कि एक या तो लाइन पे मान लो इसे किसी, या प्लेन पर उसकी इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस मुझे लाइन से निकालना हो तो वो भी निकाल सकता हूं मैं परपेंडिकुलर, और किसी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकालना हो परपेंडिकुलर वो भी निकाला जा सकता है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो एक्स वाई जेड अगर आ रहा है तीनों, तो क्या मैं ये जो पॉइंट गिवन है 2x y और 4z, क्या इनसे मैं ए बी को एलिमिनेट करके कोई प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं भाई? क्या ए बी को एलिमिनेट करके हम कुछ रिलेशन एक्स वाई जेड में बना सकते हैं? देखो प्रॉब्लम क्या है, आप सोच रहे होगे कि सर लाइन बनेगी या प्लेन बनेगा, क्या बनेगा? आप एक काम करो ना, आपको एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन बनाना है, वो रिलेशन लाइन हो रही होगी तो लाइन वाला बन जाएगा, प्लेन होगा तो प्लेन वाला बन जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन तीनों में से भाई ए बी को गायब करो, सब्स्टिट्यूट करो, मतलब ए की वैल्यू निकाल दो,
ए की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या आएगी पहली इक्वेशन से? 2x प्लस बी प्लस 1, ठीक है। ये पुट कर दो कहां पर, इसमें सेकंड में पुट कर दो, क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस 2x माइनस बी माइनस 1 माइनस 4b माइनस 2, और यहां से b की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? फिर माइनस ठीक लिखा है? ठीक लिखा है? मैंने e की वैल्यू निकाली 2x प्लस बी प्लस 1, और साइन चेंज नहीं करा क्या मैंने? ए की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, क्या क्या क्या? ए की वैल्यू माइनस, ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू निकाली तुमने? मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लो, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक्स वाई जेड में रिलेशन निकाल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू निकाली मैंने पहली इक्वेशन से, तो आएगी 2x प्लस बी प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में जो y वाला है उसमें पुट तो कर रहा हूँ। 4 रहेगी माइनस है, क्या आएगा? माइनस ऑफ 2x प्लस बी प्लस, एक सेकंड, मैंने शायद माइनस ब्रैकेट नहीं लगाया था, एक मिनट निकाल देता हूँ। क्या आएगा? माइनस 2x माइनस बी माइनस 1 माइनस 4b और माइनस 2। तो आ गया मेरा आंसर, आ गया भाई माइनस 2x माइनस का 3 माइनस का 5। ये ठीक है? ये ठीक है? सर ए और की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस ही आएगा। अच्छा हाँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गया, सॉरी, मैंने जब शिफ्ट करा उसमें गड़बड़ कर दी मैंने लिखने में। ठीक है ठीक है, ए की वैल्यू आएगी भाई माइनस 2x माइनस बी माइनस 1, ठीक है, सॉरी। बी की वैल्यू आएगी भाई, सॉरी वाई की वैल्यू आएगी माइनस ए कर रहे हैं तो 2x आएगा प्लस बी आएगा प्लस 1 आएगा माइनस का 4b और माइनस 2, ठीक है? ये ठीक है? यस 3b की वैल्यू निकाल दो जल्दी से, क्या आएगी? 3b की वैल्यू आएगी 2x माइनस 1 माइनस वाई, और ये डाल देते हैं कहाँ पर, यहाँ पे। तो 4z इक्वल टू आ गया 3a, ए की वैल्यू क्या थी? माइनस 2x माइनस बी माइनस 1, और माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा 3b, यानी कि ये वाली वैल्यू 2x माइनस 1 माइनस वाई। तो एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन आ गया। तो एक प्लेन की इक्वेशन आएगी 6 माइनस का, इधर b की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, माइनस का 3b माइनस का 3, नेक्स्ट स्टेप में डाल दूंगा माइनस 4x प्लस 1 प्लस 2y। तो ये आ गया भाई माइनस का 10x प्लस का 2y माइनस का 2, और माइनस 3b की वैल्यू, यानी 3b की वैल्यू 2x माइनस 1 माइनस वाई थी। ये आ गया भाई माइनस का 10x प्लस का 2y माइनस 2 माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई 4z। तो ये आ रहा है भाई हमारा 10 और 2 हो गया 12x, राइट साइड पे ले, लेफ्ट साइड पे ले आया, y और y माइनस का 3y प्लस का 4z, और राइट साइड पे क्या बचेगा? माइनस 1, इसको उधर लेके आएंगे प्लस 1। ये ठीक है भाई? ये क्लियर हो गया सभी को? हमने क्या करा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन निकाल दी जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी है। तो अब जो पॉइंट है आपका एक्स वाई, क्या था पॉइंट? पॉइंट क्या भाई? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना भाई? क्लियर है सभी को? यस माइनस एक्स, क्योंकि भाई यहीं से हमने निकाला है जो पॉइंट है, तो सेटिस्फाई तो पक्का करेगा। तो मुझे बताओ, अगर प्लेन की इक्वेशन निकल गई है, अगर हमारी प्लेन की इक्वेशन निकल गई है, तो किसी प्लेन से इस, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने लिया है P, वो प्लेन के ऊपर ही है, और उस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस Q पॉइंट तक का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ, किसी पॉइंट से प्लेन तक का डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास निकालने का? यस सर, तो निकल जाएगा, सॉल्व कर दोगे? हो जाएगा भाई? क्लियर है सभी को? इसने, क्योंकि देखो क्या बोला है, अब तुम कहोगे सर वो पॉइंट जो आपने लिया है उसका Q पॉइंट से जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, तो वो तो लाइक बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन इसने देखो क्या बोला, इसने बोला मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा फिर। क्लियर है सभी को? यस तो यानी कि इसमें ऐसे बोल दिया, प्लेन ना बोलकर तुम्हें पहले प्लेन की इक्वेशन निकलवाएगा और फिर कह देगा मिनिमम डिस्टेंस निकाल दो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 8th क्वेश्चन भाई, हो गया था सभी का?
नो सर। 8 किस किस का 8 हो गया था भाई? प्रोबेबिलिटी का था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। फॉर्मूला अगर जिसको पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है तो। क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 का नॉट इंटरसेक्शन E2 का नॉट। किसी को समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखते थे, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। याद आ रहा है किसी को? यस। ये दोनों बातें सेम होती थी, तो अगर ऐसा लिख लिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। यूनियन ई टू पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो पहला लिखा है E1 यूनियन E2। मुझे एक चीज बताओ, बीच में इंटरसेक्शन है, ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, P ऑफ Q इंटरसेक्शन Q नॉट, ऐसा लिखा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों इवेंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी ना ये तो, और आप कह रहे हो इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा हो गया ये तो कि भाई एक आप कह रहे हो कि किंग आए और आप कह रहे हो किंग नहीं आए। मतलब मैंने एक कार्ड निकाला, मैं कह रहा हूँ किंग आए और इंटरसेक्शन कर रहा हूँ किंग नहीं आए, मतलब मैं कह रहा हूँ आए और नहीं आए। तो इन दोनों में तो लाइक कभी भी पॉसिबल कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? क्या आएगी भी प्रोबेबिलिटी? 0। 0 आएगी, राइट। अच्छा, लेकिन हमें क्या गिवन है भाई? 0 तो ऑप्शन गिवन है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, अच्छा इसमें ये गिवन था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो फिर सैंपल स्पेस में तो कुछ आया ही नहीं भाई। अच्छा तो ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन भाई 0 गिवन नहीं है, पर इसने बोला ग्रेटर देन 4, ये तो रॉन्ग है। 1/4 से ग्रेटर थोड़ी ना आंसर हमारा 0, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, तो फिर क्या आंसर है भाई? मतलब पागल बना रहे हैं। हमारा आंसर तो हमें एग्जैक्टली पता लग गया, 0 आंसर है, बट ऑप्शन में ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा था, तो फिर वो तो पॉसिबल ही है ना। लेस देन 1/4 0 होता है, तो वही आंसर होगा मेरा। ठीक है, यस। क्लियर है? आया सभी को? यस सर। ये नहीं करा रहा भाई मैं, स्टैट्स वाले इजी सा, ये तो कर लोगे अपने आप। डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया था। इंटीग्रेशन 11th भाई, यस। 11th का आंसर क्या आ रहा था, कोई बताएगा? ए। 11th में करा क्या भाई? पहले पहले बता दो, इसमें करेंगे कैसे? 0 से x की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या पुट करोगे? क्योंकि नॉर्मली तो होगा ही नहीं फिर इंटीग्रिटी, और कोई टाइप भी नहीं है। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस किसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 1 प्लस टेन स्क्वायर का। 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि तुम्हारा आ जाएगा dx इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा, और पूरे का क्यूब भी है, ऐसे है। और 0 से कहाँ तक जाएगा ये? अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो थीटा भी 0 आएगा हमारा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं क्या? फिर ऊपर स्क्वायर में इन्फिनिटी π/2 ऊपर स्क्वायर सेक स्क्वायर, हाँ भाई ठीक है। अब करोगे कैसे इसे सॉल्व? क्या करोगे भाई इसका? साइन कॉस में चीज करोगे? साइन कॉस में चीज करा, क्या करा भाई? सेक स्क्वायर अपॉन क्या आ गया भाई? टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल क्यूब, यही आ रहा है ना। 0 से π/2 हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी था तो वो π/2 बन जाएगा एंगल के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? चलो साइन कॉस में चेंज कर लो भी, नहीं आ रहा समझ लो। होल क्यूब ओपन करके तो बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो होल क्यूब तो ओपन नहीं करना भाई। 1/cos स्क्वायर साइन बाय कॉस प्लस का 1 हो जाएगा होल क्यूब, ये आ रहा है भाई 1/cos स्क्वायर, कॉस का क्यूब ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब, एक कट जाएगा, ऊपर 1 पावर बचेगी, तो आंसर आ रहा है भाई cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। हाँ अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो हो जाएगा भाई। किसको लेट करना है बता दो, दोबारा लेट करना पड़ेगा किसको? 1 प्लस साइन थीटा को t मानोगे, ऊपर वाला cos कट जाएगा और इवैल्यूएट हो जाएगी लिमिट, ठीक है भाई।
क्लियर? यस नेक्स्ट था if the system of equation this has non trivial solution, ये हो गया था सभी का। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है भाई, जीरो होता है, कोएफिशिएंट वाला याद है, लैम्डा बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी, लैम्डा सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी और लैम्डा, ये जीरो आना चाहिए अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। फिर तो कह रहा है कि किसकी वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू निकालो। सर। अच्छा हमें, हाँ बोल। फिर उस इंटीग्रेशन वाले में एंड में ln में नहीं आएगा। आंसर निकालने पर अच्छा सर, क्यूब भी ऑन। क्यूब है ना, क्यूब भी मिस्टेक होगी, क्यूब भी था तो ऊपर वाला कट तो जाएगा लेकिन नीचे टी क्यूब आएगा ना, ठीक है। यस सर। तो इसमें कंडीशन मैंने लिख दी भाई, इसमें डिटरमिनेंट क्या होता था, डी या डेल्टा लिख दो, ये इक्वल टू जीरो होता था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। अब वो कह रहे हैं लैम्डा की वैल्यू बताओ, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं लैम्डा निकाल पाऊंगा। ए बी सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। भाई ए बी सी तो गिवन ही नहीं है, क्या है, लैम्डा की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे। अच्छा किसी को याद आ गया भाई, ये नोटिस करो, देखो क्या हो रहा है, बी माइनस और ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस बी माइनस सी, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन जाएगा। यस सर। अच्छा लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, याद आ गया, जो डायगोनल एलिमेंट होते थे वो क्या होते थे भाई, जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भाई, लैम्डा की वैल्यू जीरो ही होगी तभी पॉसिबल, ऐसा नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, ठीक है, आया सभी को समझ में भाई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है और आपको याद आ रहा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते थे, पर क्या उसका आंसर भी जीरो आता था, हाँ अगर ऑड ऑर्डर का है, याद आ रहा है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर मतलब 3x3 वाला है, 1x1 वाला है, 5x5 वाला है, वैसे तो नहीं आते, 3x3 वाला ही आएगा। अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट जो होता था भाई जीरो होता था, याद है। ये प्रॉपर्टी थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा अगर वो 3x3 ऑर्डर का यानी ऑड ऑर्डर का। तो हमने देख लिया कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक तो बन जाएगा क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट नेगेटिव लिखे हुए हैं, 1 2 और 2 1 3 1 और 1 3 2 3 और 3 2, पर डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो सारे लैम्डा है, तो फिर लैम्डा की वैल्यू जीरो ही करनी पड़ेगी तभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा और तभी आंसर जीरो आएगा। ओपन करके मैं बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आपका जो बी और ए वो तो पता ही नहीं है, वैल्यूज ही नहीं पता, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा सभी को। तो प्रॉपर्टीज भाई सारी याद होनी चाहिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन भाई क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन में कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2 cos x कह रहा है इक्वल टू जीरो है, इसका सॉल्यूशन बताओ 0 से 2 पाई में। अब तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा भाई इसको सॉल्व तो करा ही नहीं जा सकता, अगर मैं पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो सॉल्व तो कर ही नहीं सकता भाई, cos x साथ में लिख दिया इसने, तो मैं क्या करूँ, इनवर्स निकालूंगा क्या निकालूंगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। फिर क्या करें, ग्राफिकल मेथड से करें, ग्राफिकल मेथड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू हो गया माइनस का 2 cos x। इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x का ग्राफ बना सकते हैं, इसके जीरोस निकल जाएंगे क्या, एक्स कॉमन लेके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसकी तो मिडिल स्प्लिटिंग होगी नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका स्लोप जीरो नहीं होगा और बस x इक्वल टू जीरो ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो कभी जीरो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ इसका एक ही जीरो आएगा भाई, एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ये सिर्फ 0,0 से ही पास होगा भाई। अच्छा और ग्राफ सभी को याद है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनता था, तो ये अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ऐसे होते हैं, या तो ऐसे बनता है या तो ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है, ऊपर से चलता है और फिर नीचे आता है ऐसा, मतलब एक साइड पे ऊपर से और एक साइड पे नीचे। जैसे पैराबोला में क्या होता था, दोनों साइड या तो ऊपर होती है दोनों साइड नीचे होती है,
क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, पर कौन सी साइड ऊपर कौन सी साइड नीचे, उसके लिए ये तब होगा जब a ग्रेटर देन 0 है, ये जब होगा जब a लेस देन 0 है, याद रख लो। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्राफ हमेशा बिल्कुल एक्जैक्टली ऐसे होगा भाई, मतलब सिर्फ ऐसे भी हो सकता है, टच करके चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ऐसे बन गया, जैसे हम उसका बनाते हैं एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे आता है, मतलब एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, ये जरूर होगा। अब टर्न वो एक बार करेगा, एक पॉइंट पे टच करके चला जाएगा, या 2 बार 3 बार टर्न करेगा, मतलब 2 बार टर्न करेगा, मैक्सिमम 2 बार करेगा, 2 बार से ज्यादा नहीं होगा, मतलब या तो एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार से ज्यादा टर्न नहीं करता। तो अब मुझे समझ में आ गया कि इसकी जो जीरोज हैं वो सिर्फ एक ही जीरो निकला है, 0,0, तो भाई ये सिर्फ 0 0 से पास होगा, और इसका ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा ही होगा, इसका मतलब रफली बना दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। इसका ग्राफ बना लिया, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? cos x का, पहले cos x का याद आ रहा है कैसे बनता था? ऐसा बनता था, है ना, cos x का ग्राफ ऐसा होता है, फिर 2 से इंटू कर दिया, तो 2 से इंटू करने पे क्या हो जाएगा, जो ये 0 1 से पास हो रहा था, अब कहाँ से पास होने लग जाएगा, 0 2 से, है ना, और फिर नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव करने का मतलब नीचे हो जाएगा, लाइक एक्स एक्स का रिफ्लेक्शन में आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, क्लियर है सभी को? यस सर। रफली बनाया मैंने। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए भाई? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हमारा, लेकिन क्या पूछा है? अच्छा लेकिन ये जो मैंने बनाया है, तो ये तो रफ ग्राफ है ना, ये वाला हो सकता है थोड़ा सा ऐसे हो, मतलब 0 0 से पास हो रहा हो, लेकिन ऐसे टच करके ऐसे जा रहा हो, आगे भी तो क्रॉस कर सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा था इसने, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा इसने 0 से 2 पाई बोला है भाई, तो ये तो नहीं आएगा ना, ये वाला पॉइंट तो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 0 से लेकर 2 पाई तक लेना है। ये क्या हो गया, पाई/2 हो गया, ये हो गया पाई, 3 पाई/2, और ये हो गया 2 पाई/2। तो फिर क्या करें क्या करें क्या करें भाई, इसका फिर कैसे पता लगाएं कि ये वाला कर्व और ये वाला कर्व टच करेंगे या नहीं करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? एक काम करते हैं, ये पता लगाने के लिए यहां से लेकर यहां तक तो पक्का कंफर्म है ना, एक बार भी टच नहीं करेगा, ये क्लियर है? यस सर। भाई इस वाले पोर्शन में तो कंफर्म है ना, इस वाले पोर्शन में तो कंफर्म है कि भाई क्रॉस नहीं करेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद शेप देखो, जो कॉस जो फंक्शन होता है उसमें पाई/2 के बाद वो इस तरह से लाइक ऊपर जा रहा है, फिर इसके बाद नीचे फॉल करेगा, और जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो तो भाई ऊपर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो दिख रहा है, इस बात को हम कंफर्म भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग है। इसका डेरिवेटिव निकाल दो, क्या आएगा, 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये भी हमेशा 0 से बड़ा होगा, चेक कर लो, ये डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने y डैश, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, क्यों? क्योंकि जब इसका d निकालोगे b² - 4ac, तो वो भाई नेगेटिव आ रहा है, और अगर d आपका नेगेटिव आ रहा है और a पॉजिटिव है तो पक्का पॉजिटिव आंसर आएगा इसका, तो इसका मतलब गारंटेड है कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ देख कर भी बता सकते थे हम। तो फिर क्या करें क्या करें, अच्छा पाई/2 पर पाई/2 पे एक वैल्यू निकालना है जल्दी से भाई, भाई पता लगाना है ना कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, तो अगर पाई/2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आएगी भाई, ये जो एक्स क्यूब फंक्शन है एक्स क्यूब वाला, क्या वैल्यू आएगी इसकी, पाई/2 का होल क्यूब प्लस का क्या लिखा था, 2 × पाई/2 का होल स्क्वायर प्लस का 5 पाई/2। तो ये तो बहुत बड़ा आंसर नहीं आएगा भाई, समझ में आ रहा है सभी को? ये तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि पाई/2 की वैल्यू 1.57 होती है ना, 1.57 का होल क्यूब, 1.57 का होल स्क्वायर इंटू 2, सारे प्लस वाले हैं, तो ये वाले तो बहुत ऊपर निकल जाएगी, समझ में आया? हाँ भाई, यस सर। तो ये भाई इतने सेपरेटेड है, तो बात समझ में आ गई। और कॉस का जो ग्राफ है वो तो ऐसे नीचे लाइक फॉल कर रहा है, कर्व हो रहा है, मतलब ऊपर होने जा रहा है, वो फॉल कर रहा है, तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे बीच में? नो सर। तो भाई ये तो ग्राफ से ही एनालाइज करा जाएगा, और कोई तरीका नहीं होगा भाई, क्योंकि इक्वेशन तो वैसे सॉल्व भी नहीं होगी, क्योंकि कॉस आ गया, ठीक है भाई। अभी मैं कह रहा था ग्राफ भी आपको आने चाहिए, उसका आंसर होगा भाई 0 0, ठीक है।
एक बार तो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मान लो ये 0 से 2 पाई नहीं होता तो फिर एक बार क्रॉस करेगा, ठीक है भाई, क्लियर है? ये क्योंकि नीचे तो करना ही पड़ेगा उसे क्रॉस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीचे तो क्रॉस होके ही जाएगा, क्योंकि क्रॉस ने पाथ ही ब्लॉक कर रखा है पूरा का पूरा। ऊपर में समझ में आ गया भाई, वो ऊपर निकल जाएगा और ये इस तरह से कर्व आएगा, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए भाई कैसे बनता है, ठीक है ना? मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो लाइक कैसे टर्न करता है, और अप साइड कौन सी होगी और डाउन साइड वाली कौन सी होगी, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मैंने क्या बताया एक बार बता दो जल्दी से, मैंने क्या बोला था? ऐसे वाला ग्राफ बताना, इसमें ए पॉजिटिव होता है, या ऐसे वाले ग्राफ में ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसमें ग्रेटर होता है, बस ऐसे याद रखना कि भाई ग्रेटर देन में लेफ्ट साइड पर क्या होता है, ग्राफ नीचे जा रहा होता है, राइट साइड पर ऊपर जा रहा होता है, यानी बेसिकली इंक्रीजिंग टाइप, लाइक इंक्रीजिंग ग्राफ टाइप बनेगा इसका, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनेगा, तो बाई चांस इसका ऐसा बना, क्यों? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व कर रहे थे तो इसमें जो दूसरा वाला जीरोस आ रहे थे वो आ ही नहीं रहे थे, एक जीरो ही जीरो आया था बस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, एक पॉइंट पे ही टच होके चला जाए ऐसे। तो इसमें आपके जब जीरो निकालोगे तो एक और दो, दो जीरो आएंगे, इसमें एक दो तीन जीरो आएंगे, और इसमें एक, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर जीरो निकालें तो भाई मैक्सिमम तो पता है हमें तीन आएंगे डिस्टिंक्ट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो सेम आ जाए, अल्फा बीटा गामा लगा जाए, और इसमें भाई अल्फा बीटा और गामा तीनों एक आ गए, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट था 14 भाई, 14 किस किस ने कर लिया? ये लिमिट ऑफ सम वाला है, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें, सीरीज बन रही है ना, तो इसमें हमें मैनिपुलेशन तो, लिमिट का नॉर्मल वाला क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि तुम सोचो कि लिमिट में जैसे हम हाईएस्ट डिग्री से क्या करते थे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते थे फिर सॉल्व करते थे, वैसे तो नहीं होगा सॉल्व सीरीज वाला समय। तो सीरीज वाले से पहले कुछ पढ़ाई देता हूँ थोड़ा सा, मैंने शायद बताया था अगर याद हो तो। लिमिट ऑफ सम कराया था कभी, ध्यान आ रहा है किसी को? कॉन्सेप्ट समझाया था लिमिट ऑफ सम का? याद नहीं आ रहा तो आ जाएगा, कुछ ऐसा बताया था, लिख लेना भाई, नहीं है तो यार यहाँ लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर ऐसे लिखा है लिमिट, फॉर्मूला लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस ये समझ में आना चाहिए कि बन रहा है भी। लिमिट अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी है और 1/n लिखा है और समेशन लगा हुआ है सीरीज का, क्या लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा होगा, r इक्वल टू लेट्स से p, और यहाँ पे लिखा है q तक जा रहा है, p और q भाई कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कुछ फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है? तो फिर, और ऐसे लिखा हुआ फंक्शन r/n, r p से स्टार्ट होकर q तक जा रहा है, और फंक्शन में r/n की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इसको ऐसे लिख दो, क्या लिख दोगे, a टू b fx dx, डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर दोगे इसे, fx dx a टू b, जिसमें जो समेशन है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, जो r/n है वो किस में चेंज हो गया, x में, याद रखना है क्या क्या, समेशन क्या बन गया भाई, इंटीग्रल बन गया तुम्हारा, जो r/n है उसको जहां भी r/n दिखेगा उसको x से रिप्लेस कर देना, कहीं भी, मतलब फंक्शन के अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता था, ठीक है? और 1/n को किससे रिप्लेस कर दोगे, dx से, dx, और a और b कहां से पता लगेगा, p और q तो नहीं लिखा मैंने, तो मैं तो a और b लिखा है, तो a कहां से पता लगेगा, a की वैल्यू होगी तुम्हारी लिमिट जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो p डिवाइड बाय n, ये सॉल्व कर लेना, और b कहां से पता लगेगा, अपर लिमिट ऐसे पता लगेगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी q बाय n, ठीक है भाई? लिख ले सभी ने, लिख लो जल्दी से फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन करा, फिर क्वेश्चन खत्म ही हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। ये लिमिट ऑफ सम वाला ही वही समेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं तो अगर इंडिविजुअली करने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला समेशन सीरीज में ही यूज होता है, तो ऐसे ध्यान रखना, जब भी समेशन सीरीज आए n टेंड्स टू इंफिनिटी के बाद, ये हिंट है फर्स्ट, n टेंड टू इंफिनिटी होगा और कई सारी टर्म्स का समेशन होगा, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा डेफिनेट इंटीग्रल वाला, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, लिख लिया सबने? करें? लिख लिया भाई? यस सर।
तो टिपिकली मतलब अगर एक क्वेश्चन मतलब कितनी देर लगी, बस 5 मिनट लगे, 2-4 क्वेश्चन कर लो, दैट्स इट। मतलब इससे डिफरेंट कुछ नहीं आएगा, मतलब बार बार क्वेश्चन डिफरेंट बना देगा, लेकिन बार बार ये डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। और इंटीग्रेशन सिंपल सा होगा, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेट करने में। क्या था क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन था क्या दे रहा है, इसकी एनेट टर्म बता दो जल्दी से, पहले तो क्या है भाई, इसकी एनेट टर्म बता दो क्या है। 1/r plus square root rn। अरे अरे तो पप्पी नहीं हुआ। ठीक है, हाँ क्या आ रही थी भाई एनेट टर्म? हाँ बताओ क्या आ रही थी? 1/r 1/r plus square root rn। 1/r प्लस रूट आर एन, यही आ रहा था राइट? यस सर। ठीक है भाई, देख लो कैसे। भाई n लिखा है, फिर n के बाद क्या लिखा है, 2n लिखा है, फिर मतलब ऐसे है 1n 2n 3n, तो n तो n ही है। तो जो r है तुम्हारा वेरिएबल वो क्या चल रहा है भाई, 1 2 3 ऐसे चल रहा है। तो r 1 से मतलब स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना। तो जो पी क्यू लिखा था मैंने, याद आ गया, पी क्यू लिखा था उसमें, इसमें तुम्हारा समेशन यानी कि s जो n है, जिसमें n क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन क्या चल रहा है, समेशन 1 अपॉन r कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। r कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा भाई समेशन में। ये तुम्हारा एक तरह से p हो गया, और q कहाँ तक जा रहा है, n तक जाएगा, और फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन r प्लस रूट आर एन। ठीक है भाई, सभी को आ रहा है भाई समझ में, क्या लिख दिया, यस सर। समेशन r 1 से स्टार्ट करके n तक ले गए, और ऐसे लिख दिया 1 अपॉन, देखो 1 2 ऐसे चल रहा है, r प्लस रूट आर एन। ठीक है, तो ये तुम्हारा p है और ये तुम्हारा भाई q है, और n की वैल्यू इंफिनिटी अप्रोच कर रही है। ठीक है, पर हमें बनाना कैसा है भाई, हमें बनाना क्या है, हमें दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए ये भाई, ये फॉर्म होना चाहिए दिमाग में कि भाई ऐसा बनाना है। सबसे पहले तो आपने पूछा कि अपने आप से कि भाई क्वेश्चन में कोई फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है क्या जिसमें आर अपॉन एन हो, नहीं है ना, कहीं पे दिख रहा है आर अपॉन एन, आर के साथ तो एन मल्टीप्लाइड में है, तो ये तो लिखा ही नहीं हुआ, तो तुम्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे करोगे इंट्रोड्यूस, और 1/n भी नहीं लिखा हुआ भाई, 1/n भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या करूं मैं, पहले एक काम करूं, राइट बाय। पहले एक मिनट पहले एक एक काम एक एक करके करते हैं, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आर की वैल्यू 1 से लेकर चल रही है n तक, पहले तो 1 से डिवाइड, n से डिवाइड कर लो भाई, n से तो पक्का डिवाइड करना ही है क्योंकि नीचे आना ही चाहिए ना। अच्छा n से डिवाइड कर रहे हो तो फिर मल्टीप्लाई भी करोगे, ऊपर लिख दिया। अच्छा अब ये ठीक है, तो क्या बन गया, समेशन r 1 से लेकर n तक, 1/n को रखा बाहर, अब ऐसा लिखा हुआ है लिमिट n टेंड टू। अब ये जो फंक्शन है, ये यही तुम्हारा फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन तुम्हारा किसकी फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए भाई, फॉर्मूला लिखा था मैंने, उसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ r/n दिखना चाहिए, मतलब वेरिएबल जो दिखे तुम्हें r/n दिखे। तो इसमें r/n दिख रहा है क्या भाई, इसमें तो nr लिखा हुआ है, क्या करूं फिर मैं, n से भाई अगर r/n नहीं लिखा हुआ तो इंट्रोड्यूस कर दो, क्या करो इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, n से डिवाइड न्यूमरेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा डिनोमिनेटर में जो ये रूट है, जब इसमें n से डिवाइड करोगे तो वो रूट के अंदर कैसे बन के जाएगा, n बन के जाएगा या n स्क्वायर बन के जाएगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर बन के जाएगा भाई। ठीक है, आ रहा है भाई सभी को समझ में, क्लियर है? यस सर। तो भाई हाँ बोलो बोलो, दोबारा बताऊं? नो सर। ठीक है, तो अच्छा देखो पक्का गारंटेड है, जब भी ऐसा होगा ना तुम्हारा ये जो लिखा हुआ है ये पक्का किस फॉर्म में आ जाएगा, r/n की फॉर्म में आ जाएगा, पक्का आएगा गारंटेड। अगर नहीं आ रहा तो मतलब तुम कुछ गड़बड़ कर रहे होगे, तुमने या तो जनरल टर्म जो लिखी है वो गड़बड़ लिखी होगी, या कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, पक्का आता है क्योंकि सॉल्व होना है, क्वेश्चन तो ऐसा ही बनाएंगे ना सॉल्व हो जाएगी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r 1 से लेकर n तक, 1/n तो बाहर भी लिख दो बेशक से, नहीं 1/n बाहर नहीं भाई, इन्फिनिटी जा रहा है ना, कांस्टेंट नहीं है, बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा।
तो ये क्या आ गया देखो, 1 आ गया ऊपर और नीचे क्या आ गया आर बाय एन, जो मैंने कहा था आएगा, और ये भी आ गया देखो रूट के अंदर आर बाय एन आ गया। तो मैंने कहा था पूरा फंक्शन तुम्हारा आर बाय एन की फॉर्म में बन जाएगा। तो समझ में आ गया भाई, समझ में आया? अब क्या करते थे हम, याद है? हम लिख देते थे इसे इंटीग्रल, पहले बता दो जल्दी से, आर अगर 1 दे रखा है 1 से लेकर एन तक, तो तुम्हारा पी 1 है, तो पी को मतलब पी को ए कैसे बनाते थे, याद है? मैंने कहा था ए इक्वल टू 0 होता से है 1 हो पी बाय जाए। एन होता है, लेकिन एन टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ तो भाई 1 को मैं अगर 0 से इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो ये तो 0 आएगा, और जो एन है एन को एन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और फिर 1 में एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो तो 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, और फिर क्या कहा था मैंने, 1 बाय एन तुम्हारा dx बन जाता है, समेशन तुम्हारा इंटीग्रल बन जाता है, और ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा ब्रैकेट में, ये फंक्शन r बाय एन वाला क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, जहां पर भी r बाय एन है वहां पर x लिखना है बस। ठीक है, बताओ भाई आ गया समझ में सभी को? यस किसी को बेटा कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से, ताकि दोबारा बता दूं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और फॉर्मूला नोट कर लिया था ना सभी ने? वैसे तो मैं ड्राइव पर भी अपलोड कर दूंगा। और मैंने कहा था ड्राइव पर कैसे एक्सेस करोगे, मैं डेट जो आज की डाल, आज क्या है 3rd है, तो 3rd जून रिविजन वाले फोल्डर में, PYQ वाले फोल्डर में सारे अब नोट्स जो भी होंगे उसी वाले फोल्डर में डालूंगा, तो उसी फोल्डर से एक्सेस करना। ठीक है भाई? अब इसका इंटीग्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, कर लोगे भाई? सर, इसका यहाँ इंटीग्रेशन तक कर दिया सॉल्व इंटीग्रेशन। आ गया था फिर आंसर? इंटीग्रेशन नहीं हुआ, यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा यहाँ तक पहुंच गए थे, अब इजी वाला काम नहीं हुआ। अरे यार ये तो मेरे ऐसे तो मेरे ख्याल से तुम्हारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। भाई रूट एक्स कॉमन लो, पहले साफ दिख रहा है रूट एक्स कॉमन है, और ऐसा लेते ही समझ में आ रहा है। इसको अगर टी मानोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाला रूट एक्स कट जाएगा, 1/t करके कुछ बनेगा 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा। नहीं है समझ में? कराऊं भाई, टी मान लिया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो भाई तुम्हारा डी एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स तो क्या बन गया, 2dt बन गया। तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या, रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो कितनी आएगी, t-1, पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा सॉरी, t-1 और 1/√x। नहीं नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं थी भैया, ये तो dx में ही एडजस्ट हो जाएगा ना, dx dt में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा भाई, dx बाई रूट एक्स की वैल्यू, dx बाई रूट एक्स की जगह तो डायरेक्टली 2t आ गया, 2dt आ गया सॉरी, और डिवाइड में क्या आएगा, इसको हमने t माना तो भाई 2/t आएगा। ये तो क्लियर है? यस x की वैल्यू अगर 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 1 होगी, और x की वैल्यू अगर कितनी थी भाई, ऊपर 1 थी, t कितना होगा, 2 होगा। तो आंसर आ गया भाई 2 बाहर आ जाएगा, 1/t का होता है log t, तो log t में log 2 माइनस log 1, क्या आ गया आंसर भाई, 2 टाइम्स log 2 आ गया। 1 log 1 0 होता है, ऑप्शन था क्या या log 4 लिखा था, log 4 लिखा है। हाँ तो मेरे को तो पहले ही पता लग गया था, जान सुना ऐसा देंगे, 2 को log 4 लिख दिया। ठीक है भाई? यस सर। तो ये वाला भाई इंटीग्रेशन क्यों नहीं हुआ, अगर यहाँ तक कर लिया था तो भी? सर पता नहीं, कंफ्यूज हो गया। हाँ कई बार क्या होता है ना, कई बार बहुत इजी वाली चीज आ जाती है ना, तो हम पता नहीं क्या कुछ एलियन मेथड लगाने बैठ जाते हैं कि x की वैल्यू कुछ मान ले, 10 मान ले, साइन मान ले, कॉस मान ले, क्या करें, है ना, रैशनलाइज कर दें। तो कई बार इजी चीज आ जाती है ना, तो ऐसे दिमाग घूम जाता है, पता नहीं कुछ अलग से हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं उसे। ठीक है, तो ये टिपिकल एक टाइप है प्रॉब्लम, मुश्किल से 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला याद रख लो, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा इनवर्स ट्रिको किसने करा था? अच्छा 2 चैप्टर यार मैंने बोले थे तुम्हें, मैंने पहले भी कराया था, ध्यान होगा, स्टैट्स और तुम्हारा कौन सा ये मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों कैसे हैं भाई, रिवाइज कराने हैं या कर लोगे, दोनों के दोनों कर लेंगे। कर लोगे ना? मुश्किल से 1 दिन लगेगा तुम्हें, अगर पहले अगर अच्छी तरह से समझाता हूँ, मुश्किल से 1 दिन लगेगा, तो 1 दिन में भाई कर लो, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन तो पक्का है, पक्का आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैट्स में से किसी में से एक में से, तो एक का तो पक्का है क्वेश्चन भाई, और 90% चांस है कि जो अभी रिसेंट वाला ट्रेंड देख रहे हो तो पक्का 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो भाई मतलब सबसे इजीली भाई 8 मार्क्स अगर स्कोर करने, अगर मैं बोलूँ मुश्किल से 1 दिन में, 1 दिन बैठना ढंग से, तो 1 दिन में भाई 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्लियर है?
सर इनवर्स वाले का आंसर बी है, किसका बेटा? 17। 17 का आंसर किसका और किसी का आया था भाई? हाँ बी आएगा इसका, ठीक है। और किसी ने करा था भाई? किसी को समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें? tan इनवर्स को cot इनवर्स में दीजिए, cos इनवर्स। tan इनवर्स को किसमें चेंज करना है? पहले cos इनवर्स में चेंज करना, राइट? यस तो सर। tan इन तो क्या आएगा cos इनवर्स में चेंज करके? भाई tan इनवर्स लिखा हुआ है, याद होगा ना वो ट्रायंगल बनवाया था भाई, मैंने कहा था ट्रायंगल बना ले करो, ऐसे लिखा हुआ है ना, यानी ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली tan इनवर्स 1 - x रूट का और नीचे रूट x। cos इनवर्स बनाना है क्योंकि बाहर cos है। क्या करोगे? ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाकर भाई ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, तो ये क्या आएगा 1 - x + x 1 आएगा। cos क्या हो जाएगा? समझ में आ गया सभी को? सॉल्व करके क्या गया? रूट x आ गया। तो ये वाला पार्ट का तो आंसर आ गया, ये वाले पार्ट का आंसर आ गया भाई क्या? रूट x। हमारा क्वेश्चन अब बन गया क्या? साइन बाहर लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स रूट x। फिर ये भी याद आ रहा है एक फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x अगर लिखा होता है तो उसका फॉर्मूला होता था, याद है साइन इनवर्स में क्या होता था? 2x/1 + x²। याद आ गया? हमारे में रूट लिखा हुआ है, क्या के आएगा? बाद मैंने sin 2 थीटा को फॉर्मूला लगा तो रूट x की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? बस 1 ऐसे आ जाएगा ना। क्लियर है? क्लियर है भाई? साइन इनवर्स और बाहर क्या चल रहा है? साइन। भाई आंसर क्या आ गया? 2√x/1 + x। ये नहीं लिखा? क्या लिख दिया था? सर ये वो था मैं कि जब 2 tan इनवर्स आया तो मैंने sin 2 थीटा को फॉर्मूला लगा। गड़बड़ कर दी इसमें, और आंसर तो बी आएगा इसको। सर मैंने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। पर ऐसे डायरेक्टली यार याद रखना था, ये चार आपस में रिलेटेड होते थे, मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें। 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x² और tan इनवर्स में 2x/1 - x²। याद आ रहा है? ये चारों आपस में कनेक्टेड है। यस तो याद रखो, ये तो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो। और एक वो वाले tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b और tan इनवर्स a + tan इनवर्स b वाले, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और प्लस 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 प्लस, अच्छा देखो मैंने कुछ ना क्वेश्चंस लाइक अभी जो मैंने ये वाला लिया, इस वाले में कुछ मैंने PYQ मैंने डिस्कस करने थे आज, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। इसमें मैंने कुछ पहले से इसमें PDF को मैं लोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ PYQ क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ मिक्स टाइप है, कुछ अलग से भी हैं, डिफरेंशिएबल वाले भी हैं, तो ये बेटा अटेम्प्ट करना, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है? तो ये जो PYQ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाले अटेम्प्ट करना, बाकी ये नोट्स तो मैं अपलोड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? यस ओके बेटा, चलो थैंक यू ऑल। एंड यार फॉर्मूले के लिए मेरे को बार बार बोलना ना पड़े यार, कि जैसे तुम क्वेश्चन करते हो मैं पूछता हूँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो ट्रिक को मैंने बोले थे फॉर्मूले पे लर्न करना स्टार्ट करो। कब करोगे? नहीं तो लर्न ही नहीं होंगे भाई, 2 साल खत्म हो गए। अगर लर्न नहीं है तो भाई बैठो लर्न करो, 2 घंटे 4 घंटे अगर करना पड़े तो बार बार करो, और 5-10 मिनट रोज रिविजन करना है फॉर्मूलाज का, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you. थैंक यू